गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा अपने क्लास 12th हिंदी के यूपी बोर्ड 2025 के पेपर के लिए कि हमको पेपर की तैयारी कैसी करनी चाहिए कि हमारे हिंदी में पूरे 100 में 100 मार्क्स आ सकें। कितने बेटा? 100 में 100 मार्क्स आ सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा और एक मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आपको पेपर में क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि मेरे हिंदी में 100 में 100 नंबर आए, सबसे पहले वो अपने क्वेश्चन बैंक को और जो उनके पास नोट्स है उनको बंद करके रख देंगे। वो सबसे पहले 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूपी बोर्ड के पेपर आए हैं उन पेपरों को अपने पास रखेंगे। जिनके पास नहीं है वो बच्चा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू मुझको मैसेज कर देगा और मेरे से उन चीज़ों को ले लेगा। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, इन पेपरों में जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लीजिए। कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन इन पेपरों से बाहर से नहीं पूछा जाएगा। पहली बात, जितने भी इसमें गद्यांश पद्यांश आए उनको पढ़ लीजिए। मतलब जितना कुछ इन पेपरों में लिखा है अच्छी तरह से प्रत्येक दिन एक एक पेपर को सॉल्व करिए और उसको रटिए। और जैसे ही आपके ये पेपर तैयार हो गए तो आपके पूरे के पूरे 100 नंबर पूरे आ जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इन पेपरों में लिखा है उसको बार बार पढ़िए। जैसे आज हम लोग बेटा बात करेंगे, ठीक है, आज हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे बेटा 2023 के समान हिंदी को, जिसको बेटा सेट नंबर था 302 ZH। ठीक है, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होगा 25। नोट, प्रारंभ में 15 मिनट जो आपको दिए गए हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। निर्देश है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड का और खंड का में विभाजित किया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। चलते हैं हम लोग बेटा खंड का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता जो निबंध है इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह है, या सत संपूर्णानंद जी हैं। तो याद रखना बेटा, आचरण की सभ्यता के जो निबंध है इसके लेखक कौन है बेटा, अध्यापक पूर्ण सिंह है। इसके लेखक कौन है बेटा, अध्यापक पूर्ण सिंह है। सेकंड क्या पूछा था आपसे बेटा, हिंदी नई चाल में ढाल, हिंदी नई चाल में ढाल, यह कथन किस लेखक का है। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखना, हिंदी नई चाल की जो ढाल है इस कथन के लेखक हैं बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसको देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है बेटा, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना बेटा, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं आपके बेटा चंद्रधर शर्मा उर्फ गुलेरी। कौन है बेटा, चंद्रधर शर्मा उर्फ गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। याद रखना बेटा, चिंतामणि जो आपका निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया बेटा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम के जो सिपाही है इसके रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। अरे सास क्या फोन, ठीक कहाँ दिक्कत आता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कलम के कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम का जो सिपाही है इसके रचनाकार कौन है, प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, या जैनेन। तो याद रखना बेटा, कलम का सिपाही जो है ये किनके द्वारा लिखी गई बेटा, तो ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई बेटा, अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्रवास के रचयिता हैं। प्री प्रवास के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना बेटा कि जो प्री प्रवास है, जो कौन है बेटा, प्री प्रवास, इसकी रचना की थी आपकी
अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔंध ने, किसकी रचना है बेटा ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन है जो छायावाद के कवि नहीं है? परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, मुकुटधर पांडे। तो अगर हम बात करें बेटा परमानंद जी की, तो ये हैं आपके भक्ति काल के कवि थे। परमानंद जी किसके थे बेटा? भक्ति काल के कवि थे। अगर हम बात करते हैं सूरदास की, तो ये भी भक्ति काल के थे, लेकिन किस शाखा के थे बेटा? सगुण शाखा के कवि थे, सगुण शाखा के कवि थे। अगर आप बात करते हैं चतुर्भुज दास की, तो ये भी बेटा भक्ति काल के ही कवि थे, लेकिन इनकी शाखा कौन सी थी बेटा? कृष्ण भक्ति शाखा थी, कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो आपके बचे और मुकुटधर पांडे, तो यही आपके छायावाद के कवि हैं। छायावाद का कवि कौन है बेटा? मुकुटधर पांडे जी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो छायावाद युग का नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अज्ञेय? तो याद रखना बेटा अज्ञेय जी हैं जो छायावाद युग के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि रथी, रश्मि रथी किस कोट की रचना है? जो रश्मि रथी है वो किस कोट की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है या गद्य काव्य है? तो याद रखना बेटा रश्मि रथी जो है आपका खंड काव्य है। रश्मि रथी एक हमारा क्या है? खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख रखना बेटा, बादल को घिरते देखा है, ये रचना है बेटा किसकी? नागार्जुन जी की है। किनकी है? नागार्जुन जी की। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपसे पूछा जाएगा वहाँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वहाँ क्या होगा बेटा, एक आपको दिया जाएगा, 2 पद्यांश गद्यांश दिए जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। कितने के बेटा? 10 नंबर। उनमें से एक को आपको करना होगा। जैसे पहला पद्यांश क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये जो गद्यांश दिया गया है इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या देना है बेटा? उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश क्या कह रहा है आपसे बेटा? पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। जो समन्वय का मार्ग है उसके द्वारा जितने भी आपके पृथ्वी में जीव हैं उन सबको प्रगति और उन्नति करने का एक जैसा अधिकार दिया गया है। कैसा अधिकार दिया गया बेटा? एक जैसा अधिकार दिया गया है, ये बोला जा रहा है। किसी जन को पीछे छोड़ राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़ करके संपूर्ण राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जाता सकता। ये तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। इससे यह है कि जो राष्ट्र है उसके प्रत्येक अंग की हमको क्या लेनी होगी बेटा? सुध लेनी चाहिए। ठीक, प्रत्येक अंग की क्या करना चाहिए बेटा? सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर में एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र को स्वास्थ्य इतने अंश में समर्थन असमर्थ रहेगा। यानी कि अगर किसी राष्ट्र का कुछ भाग बहुत ही ज्यादा विकासशील है, स्वस्थ है, और कुछ भाग उसका जो है निर्धर है और अंधकारमय है, निर्बल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण राष्ट्र स्वस्थ है, उसके अंश का असमर्थन रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये तो आपको हमको दिया गया है एक गद्यांश। अब इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा? 2 नंबर का होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक वो किसका नाम लिखना है बेटा? लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे देंगे? पाठ का शीर्षक और लेखक का आपको नाम लिखना है। तो हम लिख देंगे, ये वाला क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि गद्यांश कोई भी आए ये जो जरूर पूछा जाएगा कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो याद रखना बेटा प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत इस तरह से आपको लिखना है संदर्भ हेडिंग डाल के। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक पाठ से लिया गया है, पाठ से
लिया गया है, लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमसे इसमें क्या पूछा गया बेटा कि जो पाठ है उसका शीर्षक लिख दीजिए और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये पहला क्वेश्चन लिखोगे, आपको पूरे वहां पर 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्र के प्रत्येक अंक की शुद्ध हमें क्यों लेनी चाहिए? राष्ट्र के प्रत्येक अंक की हमें शुद्ध क्यों लेनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राष्ट्र की शुद्ध हमको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि राष्ट्र में अगर कोई भी व्यक्ति को हम पीछे छोड़ दिया तो हमारा जो संपूर्ण राष्ट्र है वो ऊपर नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो लिखेंगे बेटा, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंक की शुद्ध हमें लेनी चाहिए। यहां से यहां तक का आपको आंसर लिख देना है। बस यही आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है और आगे लिख देना है। इसलिए हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंक की शुद्ध लेनी चाहिए। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्या बेटा? रेखांकित अंश की क्या करना है बेटा? व्याख्या। रेखांकित अंश मतलब यहां से समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार। बस इतना आपको व्याख्या कर देना। तो लिख देंगे बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने निबंध राष्ट्र के स्वरूप के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति और उन्नति करने के लिए मातृभूमि ने समान अवसर प्रदान करती है। क्यों करती है? तथा इनकी समन्वय की भावना भी राष्ट्र की उन्नति व प्रगति का आधार होता है। और जो इनमें समन्वय की भावना होती है वो भी किसकी बेटा? राष्ट्र की उन्नति व प्रगति का आधार होता है। ये इतना लिख देना है, काम खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? राष्ट्र किसको पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? यहाँ साफ साफ लिखा है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो बस यही लिख देना है राष्ट्र। ये इस क्वेश्चन का भी यही आंसर होगा, चौथे का भी, कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है? समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है? तो लिखना है बेटा इसमें, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति प्राप्त होती है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति, भरपूर क्या बेटा? प्रगति और उन्नति प्राप्त हो सकती है, जिससे राष्ट्र के विकास में योगदान मिलता है। जिससे राष्ट्र के विकास में क्या मिलता है बेटा? योगदान। तो ये आपका पहला हो गया। अब इन दो में से, चाहे इसको और या फिर इसको, इन दोनों में से एक को करना है। लेकिन मैं तो आपको सॉल्व करा रहा हूं तो मैं दोनों करा दूंगा, वहां एक करना होगा। अब देखिए दूसरे को पढ़िए क्या कह रहा है आपका। ठीक, दूसरा ध्यान से पढ़िए। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। कहते हैं दुनिया बड़ी क्या है बेटा? भुलक्कड़ है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। इसलिए दुनिया सिर्फ उतना ही याद रखती है जितने से उसका बेटा क्या होता है बेटा? स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, और बाकी सबको वो दुनिया जो है फेंक करके कहाँ चली जाती है बेटा? आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों? उसे वह याद रखती सारा संसार अस्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये आपको एक गद्यांश दिया गया और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि उपरयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपरयुक्त गद्यांश जो है इसका पाठ कौन सा पाठ है और इसके लेखक कौन है, उनका नाम लिखना है। ये क्वेश्चन सब में आप फिक्स मानिए कि ये एक तो वहां पूछा ही पूछा जाना है आपसे। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है कहाँ से कहाँ तक? कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद सधता है, इस बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती। इतने भाग का आपको क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है कि अशोक को हमने भुला दिया है? इसका मेन रीजन हम किसको मानते हैं, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
लेखक ने दुनिया में किस तरह का व्यवहार बताया है। लेखक जो है वो दुनिया में किस तरह के व्यवहार की बात कर रहा है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। स्वार्थ का अखाड़ा जो है किसको कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा, हमको ये पता है कि ये जो पंक्तियां ली गई हैं गद्यांश की, वो कहाँ से ली गई बेटा, गद्य खंड के जो हिंदी के सुविख्यात निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखित अशोक के फूल नामक शीर्षक, जो कहाँ से लिया गया बेटा, ललित निबंध से लिया गया है। उससे ये हमारे सिलेबस में है भाई। ललित निबंध जो है, जो आपका ललित निबंध है वो किसका लिखा है बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा है। उनके ललित निबंध को पूरा हमारे सिलेबस नहीं है, उसका एक छोटा सा शीर्षक हमारे सिलेबस में दिया गया है और शीर्षक है अशोक के फूल से लिया गया है। तो इतना इसमें हमको लिख देना है। क्या लिखोगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य गरिमा में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये इसका हो गया बेटा। इस तरह से आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत जो गद्यांश हो हमारी पाठ्य पुस्तक के, वो हमारी किसके बेटा, पाठ्य पुस्तक के गद्य गरिमा में जो संकलित है हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से क्या है बेटा, अवतरित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए, रेखांकित अंश क्या है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो लिखेंगे बेटा, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, कि यह संसार जो है वो बड़ा स्वार्थी है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। ये सिर्फ उन बातों को याद रखता है जिससे इसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों को से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो इसके दैनिक जीवन में स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि से अनुपयोगी होने में यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। इतना आपको इसमें लिख देना है। ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसको माना गया है। तो देखिए, अशोक को जो है विस्मृत करने का आधार, क्या करने का बेटा, विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, कि जो मनुष्य की जो स्वार्थ वृत्ति है वो अशोक को विस्मृत कर रहा है। तो थर्ड में लिख देना है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति है। नेक्स्ट, लेखक ने दुनिया का किस तरह के व्यवहार बताया है, कि लेखक ने क्या बताया है कि दुनिया का किस तरह का व्यवहार है। तो लेखक ने दुनिया का व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही है याद रखती है जितना से इसका स्वार्थ सधना है। यानी कि ये दुनिया है ये सिर्फ उतना ही याद रखना चाहती है जितने से इसका स्वार्थ सध रहा है, जितने से इसका क्या हो रहा है बेटा, स्वार्थ सध रहा है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट,
स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो याद रखना बेटा, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। सारे संसार को क्या कहा गया बेटा? स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पद्यांश को पढ़ना है और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है बेटा, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उपतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय को कर रही उपाय। अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय का कर रही उपाय। नेक्स्ट बेटा, शक्ति के विदकुट जो व्यक्त, विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयानी मानवता हो जाए। ये आपकी एक पद्यांश दिया गया है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। उपरयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। देखिए ये जो हमारी कविता दी गई है, जलधि के फूटे कितने उत्स, ये आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो कवि का नाम हो गया जयशंकर प्रसाद। कवि का नाम क्या हो गया बेटा? जयशंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। और क्या पूछा गया बेटा? इस कविता का नाम, ये कविता जो हमारे किताब में बेटा दी गई वो श्रद्धा मनु नामक शीर्षक में दी गई है। किसमें दी गई बेटा? श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से ली गई है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। तो इसको लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश मतलब समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो देखिए इसका जब आप लोग व्याख्या करेंगे तो किस तरह से करेंगे बेटा, कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता है वह बिखरी अवस्था में रहती है। जो मानव होता है जब तक वो अपनी शक्ति को एकत्रित नहीं करता तो कैसा रहता है बेटा? वो बिखरी अवस्था में रहता है। तब वह एक शक्तिहीन व्यक्ति की तरह बना रहता है। और वह किसकी तरह बना रहता है बेटा? शक्तिहीन व्यक्ति की तरह बना रहता है। किंतु यदि वह अपने समस्त शक्तियों को एकत्रित कर ले तो वो विश्व भर को जीत सकता है। वो विश्व भर को क्या कर सकता है बेटा? जीत सकता है। और मानवता अपने ऊपर पूर्ण रूप से विकसित और प्रतिष्ठित हो जाएगी। और जो मानवता है वो पूर्ण रूप से विश्व में क्या हो जाएगी बेटा? उसकी विख्यात हो जाएगी या प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? तो याद रखना बेटा, दृढ़ मूर्ति से आशय है मानवता की मूर्ति से। किससे है बेटा? मानवता की मूर्ति से। दृढ़ मूर्ति से आशय क्या है बेटा? मानवता की मूर्ति से। अगला, उत्स तथा अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। तो याद रखिए बेटा, उत्स का मतलब होता है आपका स्रोत। उत्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्रोत। और आपका अभ्युदय का मतलब होता है नवीन उत्थान। अभ्युदय का मतलब होता है नवीन उत्थान। ठीक। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है बेटा, द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? तो देखिए द्वीप कच्छप में ध्यान से देखें बेटा, तो पा वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है बेटा? पा वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए यहां पर बेटा अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा बेटा? अनुप्रास अलंकार होगा। किंतु प्रश्नानुसार द्वीप कच्छप में रूपक अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे होना तो आपका चाहिए था कौन सा बेटा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती, लेकिन यहाँ पर द्वीप और कच्छप दो अलग अलग शब्द हैं। द्वीप और कच्छप दो कैसे हैं बेटा? अलग अलग शब्द हैं। इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा बेटा? रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बेटा? रूपक अलंकार होगा। ठीक, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से। ठीक, अगला कह रहा है, इतना कर दोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो मैं तो प्रत्येक को करूंगा। जैसे दूसरी आपकी कविता क्या दी गई है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष हे अस्थिहीन। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष हे अस्थिहीन।
तुम शुद्ध शुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। ठीक बेटा, इसको इस तरह से आपको पढ़ना है। पहला क्या दिया गया है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बशुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भय शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाहीन। ये आपकी पंक्ति दी गई है, इसको आपको बताना है। अब इसमें भी देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन। पहला, उपरयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना। तो याद रखना बेटा, जो आपके उपरयुक्त पद्यांश है ये हमारी काव्य खंड के बापू के प्रति, जो हमारा एक शीर्षक है बापू के प्रति, वहां से ली गई हैं इन पंक्तियों को। और इसके रचयिता कौन है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत जी इसके रचयिता हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी इसके क्या है बेटा, रचयिता हैं। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कौन है, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाहीन। तो अब इसकी देखिए व्याख्या करना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं, हे बापू, जैसी जीवन मुक्त योगियों की दशा होती है वैसी ही दशा आपकी भी है। सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, जिस प्रकार की दशा जीवन मुक्त योगियों की होती है वही दशा आपकी भी हो रही है। तुम में मानव जीवन को पूर्णतया निहित है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो एक मानव जीवन होना चाहिए, आदर्श जीवन होना चाहिए, पूर्ण तरह से तुम्हारे अंदर विकसित है, जिससे विश्व के समस्त आसारता लीन हो जाएगी। आशय यह है कि संसार तुम्हारे मार्ग पर चलकर अपना खोखलापन दूर करके मानव जीवन की चरम सामर्थ्यता को प्राप्त करेगा। तुम जिन सिद्धांतों पर के आधार पर खड़े हो वो अमर हैं, शाश्वत हैं, यानी कि सत्य हैं। इसलिए भविष्य में मानव संस्कृति की तुम्हारे ही आदर्शों पर खड़ा होना पड़ेगा, अर्थात आपके द्वारा दिए गए विचार और ज्ञान से ही मानव जाति का आधार होगा। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट कह रहा है, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है। कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, गांधी जी को देखने से आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ आपके एक हड्डियों का ढांचा है। ठीक है, तो गांधी जी को, किसको बेटा, गांधी जी को देखकर हमें हड्डियों के ढांचा मात्र का प्रतीत होता है। नेक्स्ट, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है। गांधी जी को जो कवि हैं उन्होंने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है। तो गांधी जी को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा होने के कारण कवि ने उनको चिर पुराण और चिर नवीन कहा है, क्योंकि जो उनकी आत्मा है वो कैसे बेटा, ज्ञान स्वरूप शुद्ध है। ज्ञान स्वरूप क्या है बेटा, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी के आदर्शों पर भविष्य में किसे होना पड़ेगा, किसे खड़ा होना पड़ेगा। जो गांधी के आदर्श हैं उसमें भविष्य में किसको खड़ा होना पड़ेगा। तो गांधी के आदर्शों पर भविष्य में मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा बेटा। किसको खड़ा होना पड़ेगा, मानव संस्कृति को। ठीक है, किसको खड़ा होना पड़ेगा, मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन बेटा बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और इसको कितने में लिखना होता है बेटा, 80 शब्दों में लिखना होता है। टोटल 5 नंबर का होता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इसमें से क्या नहीं करना बेटा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। केवल आपको 2 कवियों के नाम, वो 2 लेखकों के नाम याद कर लेना है। 2 में से एक आपको 200% फंसेगा। एक है वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन 2 को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इनमें से एक आपको इस साल के पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। देखिए, आप जब भी कोई साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो थोड़ा सा पहले इंडेक्स बना देंगे। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, लिखना है जन्म। तो वासुदेव शरण का अग्रवाल का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 में। जन्म कब हुआ था बेटा, 7 अगस्त 1904 में। जन्म स्थान की बात की जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश है। उपाधि की बात की जाए PhD डीलिट। भाषा की बात की जाए बेटा तो प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा, कल्प वृक्ष। शैली की बात की जाए तो इनकी जो लेखन शैली थी वो विचारात्मक और व्याख्यात्मक थी। मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से आप किसी भी कवि या लेखक का जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख देना है कि उनके विषय में जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, उपाधि, भाषा, प्रमुख रचनाएं, शैली और मृत्यु। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। वैसे जीवन परिचय पूछा नहीं गया, लेकिन कॉपी को अच्छा बना के लिखने के लिए हमको जीवन परिचय को थोड़ा सा लिखना होगा। क्या लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में।
मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनका जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के कहाँ हुआ बेटा? खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे। जो इनकी माता थी और पिता वो कहाँ रहते थे? लखनऊ में। अतः इनका बाल्यावस्था लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, और जो इनका बाल्यावस्था था या बाल्यावस्था थी वो कहाँ व्यतीत हुआ बेटा? लखनऊ में व्यतीत हुआ। यहीं से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की, और यहीं से उन्होंने क्या किया? प्रारंभिक शिक्षा को भी प्राप्त किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इन्होंने क्या किया बेटा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय के पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंधन पर इन्होंने पीएचडी भी की। और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से, कहाँ से बेटा? लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंधन पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी ली थी। यहीं से इन्होंने डीलेट की उपाधि भी प्राप्त की। और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने कौन सी डिग्री ली बेटा? डीलेट की डिग्री ली थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। इन्होंने इस विषय पर पाली भाषा हो गई, संस्कृत हो गई, अंग्रेजी, इनको बहुत अच्छी तरह से इनका पढ़ा और अध्ययन किया, और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बड़े विद्वान माने जाने लगे। इतना आपको वहां पे लिखना होगा बेटा, जीवन परिचय। अब आप हेडिंग डालेंगे बेटा साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय क्या है? डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। तो साहित्यिक परिचय में उनकी उपाधि लिखी जाती है कि उनको कौन कौन से अचीवमेंट हैं जो अपनी लाइफ में मिले थे। तो याद रखना बेटा, डॉक्टर अग्रवाल को लखनऊ और मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय थे इनका निरीक्षण केंद्र, पुरातत्व विभाग का संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, और कुछ समय तक उन्होंने अपनी सेवाओं को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इंडोलॉजी विभाग में दी। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, और जो डॉक्टर अग्रवाल थे इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया, और अपनी रचनाओं से संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमाणित रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। अब हेडिंग डालेंगे बेटा प्रमुख कृतियां। तो पहली है निबंध संग्रह। तो पृथ्वीपुत्र, वाग्धरा, भारत की मौलिक एकता, मातृभूमि, कल्पवृक्ष, कला और साहित्य आदि। शोध की बात की जाए तो पाणिनिकालीन भारत पर। संपादक की बात की जाए तो जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों को भी संपादित किया। भाषा की बात की जाए तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और प्राणीकृत खड़ी बोली है। इन्होंने व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गणवेशात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया था। तो ये हो गई बेटा आपकी पूरा साहित्यिक परिचय हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अगर पूछा जाएगा तो इतना ही लिख के आना है, सही से देख के इसको लिख के याद कर लीजिएगा बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। अब जिस तरह से लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा था उसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका बेटा? कवि का साहित्यिक परिचय का। इसको भी 80 शब्द में लिखना होगा, और ये भी आपके 5 नंबर के होंगे। 2 नंबर का साहित्यिक परिचय और वो 3 नंबर का साहित्यिक परिचय, और 2 नंबर की इसकी हो जाएंगी इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अगर हम बात करें, हमसे पूछा कौन कौन से गए थे बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जयशंकर प्रसाद, और नेक्स्ट आपका क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आपको मैं बता दूं कि पूरे के पूरे अपने सिलेबस में सिर्फ आप जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए। इसके अलावा किसी का भी साहित्यिक परिचय आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब अगर आपको पास साहित्यिक परिचय नहीं तो देखो मैं दिखा देता हूं कि आपको वहां कैसे लिखना है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय।
हेडिंग पड़ेगी बेटा जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय पहले लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी बेटा? प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनका स्वर्ग सिधार गए थे। जो जयशंकर प्रसाद थे, अल्प अवस्था में ही इनकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। अब हम आएंगे साहित्यिक परिचय में। तो श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। काव्य साहित्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें बेटा, तो जयशंकर जी की रचनाएं निम्न, जैसे काव्य ग्रंथ की बात की जाए, कमायनी, आंसू, लहर, झरना। कहानी की बात की जाए तो आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास की बात की जाए बेटा तो कंकाल, तितली, इरावती। निबंध की बात की जाए तो काव्य और कला। चंपू प्रेम की बात की जाए तो प्रेम राज्य। तो इतना कुछ आपको इनके विषय में याद रखना है। तो इतना लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन होगा बेटा, आपके पास एक कहानी दी जाएगी, उसका सारांश आपको लिखना होगा। एक कहानी दी जाएगी और उसका क्या लिखना होगा बेटा? आपको सारांश लिखना होगा। जैसे आपको यहाँ दी गई पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश अधिकतम 80 शब्दों में लिखो। तो सिर्फ आपको बेटा पंचलाइट कहानी याद कर लेना है, और यही हर साल पूछी जाती है। तो मैं आपको सारांश एक बार दिखा देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है ध्यान से देख लीजिए बेटा। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पंचलाइट कहानी जो है वो किसकी द्वारा? रेणु जी द्वारा लिखी एक कहानी है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश को बताया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। एक महतो टोली है, वहां पर जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। एक पेट्रोमैक्स खरीदा था और उसको वो लोग क्या कहते हैं? पंचलाइट। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग अपने सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। शुभ कार्य को करने से पहले वो क्या कर ले बेटा? पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, और ये इतने सीधे साधे लोग हैं कि ये पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं कि किस तरह से वो जलती है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ थी, उन्होंने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं और पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी से लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है कि सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी से आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो इतना आपको लिखना होगा। अगर आपसे वहां पर कहानी का सारांश पूछा जा रहा है तो सिर्फ आपको पंच लाइट कहानी तैयार करना, और कोई कहानी तैयार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका एक खंड काव्य होगा। अपने अपने जिले के हिसाब से जिसके जिले में जो खंड काव्य चल रहा है उसको आपको तैयार कर लेना। 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खंड काव्य के बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो संस्कृत से आएगा। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 नंबर में जो आपका संस्कृत दिया जाएगा उसका आपसे पूछा जाएगा कि ये किस शीर्षक से लिया गया है, और इसके बाद आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद उसका आपको हिंदी में क्या करना होगा बेटा?
अनुवाद करना होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन सा अनुवाद है जो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। पहला देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद का होगा। टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्या बोला जा रहा है बेटा? अथैक शकुनी सर्वेशम मध्य सहग्रष्टान त्रिकृत आश्रावते तत एकः काकः उत्थान तिष्ठ तावतः अष्ट एतस्मि राज्याभिषेक काले एवं रूप मुख कृदस्य चाकिदस्य भविष्यति अनेक ही कुदधेन अवलोकिता वह तप्त कताहे प्रतिक्षतिला इव तत्र तवेव धन्याम ईदृशो राजा महेव ना रोचते। ये आपको है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा बेटा संस्कृत का पद्यांश दिया गया है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा, कौन से बेटा? जातक कथा नामक शीर्षक से लिया गया है। जातक कथा नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखिए। अतैठ शकुनी सर्वेशम मध्य सह ग्रष्टाम त्रिकत आस्वतः। प्राचीन काल में प्रथम युग में लोग एक विद्वान सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। क्या बनाया बेटा? राजा बनाया। ठीक, इसके बाद राजा बनाया। चौपाई पशुओं ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को जंगल का राजा बनाया। इसके बाद सेकंड आपका ये आपका एक संस्कृत में दिया गया है, इसको आपको पढ़ के इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा। दिए गए पद्यांशों में से एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ हिंदी में क्या करना है बेटा? अनुवाद। ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर आपको दिए जाएंगे अनुवाद के। ये पद्यांश संस्कृत का है। जैसे पहला, परोक्षे कार्य हस्तता प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वज्रेष्टाद्रस मित्र विष कुंभय पयो मुखम। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ध्यान से देखिए, संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। अब इसकी हिंदी में अनुवाद करना है। तो लिखा है बेटा, परोक्ष कार्य हंतारह प्रत्यक्ष प्रिवादिनी। पीठ पीछे बुराई करने वाले तथा सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वज्र स्त्रदृश्य मित्र विष कुंभ पयो मुखम। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। सेकंड को देखिए बेटा। वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कसुमादपि लोकत्तिराणा चेतासि कोना बीजातुमहर्ति। ठीक, तो इस पंक्ति को देखिए क्या बोला गया है। वज्रादपि कठोराणि। वज्रादपि मतलब होता है वज्र के समान। वज्रादपि मतलब क्या होता है बेटा? वज्र के समान। कठोराणि जो कठोर हो। मृदुनी कुसुमादपि। मृदुनी मतलब कोमल हो। कुसुमादपि का मतलब होता है पुरुषों से भी। लोकांतराणा चेतांसी को। अलौकिक पुरुषों। चेतांसी मतलब हृदय का हो। को ना विज्ञतु महर्ति। विज्ञतु मतलब होता है समझने योग्य हो। तो देखिए, अगर हम इसकी बात की जाए तो ये जो हमारी पंक्ति है, ये जो हमारी बेटा पंक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के सुभाष रत्नाय नामक शीर्षक से अवतरित है। तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब हिंदी में अनुवाद। वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल असाधारण व्यक्तियों के हृदय को कौन समझ सकता है? हृदय को कौन समझ सकता है? तो ये आपका इसका पूरा हिंदी अनुवाद हो गया। और इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको यहाँ से पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। किसी एक का अर्थ लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको सभी बताऊंगा क्योंकि मुझको तो आपको पेपर सॉल्व कराना है। तो पहला है जले में नमक छिड़कना। पहला क्या है बेटा? जले में नमक छिड़कना। तो जले में नमक छिड़कने का मतलब होता है बेटा दुखी व्यक्ति को और दुख देना। दुखी व्यक्ति को और दुख देना। और दुख देना। दुखी व्यक्ति को और दुख देना।
अब इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं, इसका बेटा हम क्या करना चाहते हैं, वाक्य प्रयोग। तो देखिए वाक्य प्रयोग में क्या हो जाएगा, दुखी व्यक्ति को और दुख देने का मतलब हो जाएगा कि महेश छत से गिर गया तथा उसकी माँ ने उसको कहा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो ये ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे जले पर नमक छिड़का गया हो। अगला है आंखों का तारा होना। इसका मतलब होता है बेटा बहुत प्रिय होना। बहुत क्या होना बेटा, प्रिय होना। रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है। रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है बेटा अपना काम निकालना। अपना क्या करना बेटा, काम निकालना। ठीक। नेक्स्ट है हवा में बातें करना। हवा में बातें करने का मतलब होता है बेटा बिना सोचे समझे कुछ भी कहना। बिना सोचे समझे कुछ भी कहना, ये इसका होगा। अगर इसका वाक्य प्रयोग करना है तो समझदार लोग हवा में बातें करना शोभा नहीं देता है। समझदार लोगों को हवा में बातें करना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद को सही विकल्प का चयन करना है। संधि विच्छेद के सही का क्या करना है, पहला है निह संदेह को संधि विच्छेद के, तो निह संदेशन का हो जाएगा बेटा निह प्लस संदेश। निह प्लस संदेश यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इत प्लस आदि, इत आदि, इतम आदि, इत्या आदि। तो इत प्लस आदि का हो जाएगा बेटा इत प्लस आदि होगा। क्या होगा बेटा, इत प्लस आदि। यहां पर आपको पता है कि छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, या बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, या बना देते हैं। तो यहां से हो जाएगा इत्यादि, इत धन आदि का हो जाएगा इत्यादि। और यहाँ पर कौन सी संधि है बेटा, तो याद रखना बेटा यण स्वर संधि है। यहाँ पर कौन सी है बेटा, यण स्वर संधि है। नेक्स्ट, स्वागतम का सही संधि विच्छेद है। किसका बेटा, स्वागतम का सही संधि विच्छेद है। तो याद रखना स्वागतम का क्या हो जाएगा बेटा, सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम ए नंबर आपका हो जाएगा स्वागतम का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट, निम्न दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध विभक्ति में चयन बताना है। जैसे आत्मान शब्द का विभक्ति और वचन बताना है। तो आतिमान जो आपका शब्द है बेटा, कौन सा शब्द है बेटा, आतिमान। बेटा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सप्तमी विभक्ति का कौन सा बेटा, एक वचन है। तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है नामने। नेक्स्ट क्या बेटा, नामने। नेक्स्ट है बेटा कि नामने शब्द की विभक्ति और वचन है। चतुर्थ विभक्ति एकम वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो याद रखना बेटा जो नामने शब्द है ये चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है। चतुर्थ विभक्ति क्या बेटा, एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम तथा अभिराम। अविराम तथा अभिराम। अविराम, अभिराम मतलब होता है बेटा सुंदर। अभिराम मतलब क्या होता है बेटा, सुंदर। और अविराम मतलब होता है लगातार या बिना रुके। लगातार या बिना रुके। तो लगातार, रुचकर, बिना रोक के और सुंदर। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बिना रोक के यानी कि जो लगातार चल रहा है और सुंदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विहग और विहंग। विहग मतलब होता है बेटा पक्षी। विहग मतलब क्या होता है बेटा, पक्षी। और विहंग मतलब होता है बेटा आकाश। विहंग मतलब क्या होता है बेटा, आकाश। तो हो जाएगा बेटा पक्षी और आकाश। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। किसी एक शब्द के क्या करना है बेटा, दो अर्थ लिखना है। जैसे शिखा, किसके बेटा, शिखा। तो याद रखना शिखा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं दीपक की लौ। दीपक की लौ। और इसका दूसरा नाम होता है बेटा चोटी। नेक्स्ट है पूत। तो पूत को हम लोग बेटा बेटा भी कहते हैं और चूल्हे का किनारा भी कहते हैं। चूल्हे का किनारा। पक्ष, पक्ष को हम लोग बेटा पंख भी कहते हैं या पक्षपात करने वाला भी कहते हैं। पक्षपात करने वाला। नेक्स्ट है कांड। ये मैं आपको HW दे रहा हूं, इसका क्या होगा ये आपको बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित वाक्यों में एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। जैसे रास्ते को दिखाने वाला, कौन बेटा? रास्ते को दिखाने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक, प्रियदर्शी। तो याद रखना, रास्ते को दिखाने वाले को कहते हैं मार्गदर्शक। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? मार्गदर्शक। नेक्स्ट, जिसका कोई अंत ना हो, असीम, अनंत, परम, विस्तृत, तो उसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनंत बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो इसका सही हो जाएगा बेटा श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देना पड़ेगा बेटा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो यहाँ पर दिया शब्द नहीं आएगा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट, मैं गृह कार्य कर लिया हूं, तो यहाँ पे मैं नहीं आएगा बेटा, मैंने गृह कार्य कर लिया है। मैंने गृह कार्य कर लिया है। ठीक, आकाश चंद्रमा में निकलता है। चंद्रमा आकाश में निकलता है, इसका सही हो जाएगा निकलता था, तो यहाँ पे था नहीं है, निकलता है। चंद्रमा आकाश में निकलता है, तो ये आपके सही वाक्य प्रयोग हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। यानी कि श्रृंगार रस के विषय में या फिर वात्सल्य रस के विषय में आपको स्थायी भाव लिखिए, उदाहरण लिखिए, या फिर आप उसकी उदाहरण न लिख करके क्या लिख दीजिए? परिभाषा लिख दीजिए। तो देखिए श्रृंगार रस की बात कर लेते हैं बेटा। श्रृंगार रस क्या होता है? किसी काम या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में स्थायी भाव रति के जागृत होने पर, कौन सा स्थायी भाव बेटा? रति स्थायी भाव के जागृत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की उत्पत्ति होती है बेटा? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो किसी काम या कविता को पढ़कर या सुनकर किसी आश्रय के मन में यदि रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग कर से, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें बेटा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हसे, देन कहे नटी जाए। ये इसका एक उदाहरण है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए बेटा। अगला कह रहा है बेटा, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार को लक्षण और उदाहरण लिखिए। यानी कि या तो आप यमक अलंकार के विषय में लिखिए या फिर रूपक अलंकार के विषय में लिखिए। उसके लक्षण लिखना है और साथ ही साथ आपको उसका क्या लिखना है? उसका उदाहरण लिखना है। साथ ही साथ आपको उसके विषय में क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर रूपक अलंकार की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? रूपक अलंकार की बात आपसे करता हूँ। तो देखिए रूपक अलंकार को किस तरह से आप लिखेंगे। रूपक अलंकार अर्थालंकार का उदाहरण है। जो रूपक अलंकार होता है बेटा, ये एक प्रकार का अर्थालंकार होता है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है। उपमेय में उपमान का क्या होता है बेटा? आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतना लिख देना, आपको 2 नंबर पूरे इसके दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अगला कह रहा है बेटा आपसे, चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो या तो चौपाई के विषय में लिख दीजिए और या फिर किसके विषय में लिख दीजिए बेटा? सोरठा के विषय में लिख दीजिए। किसी एक के विषय में आपको लिखना है। तो हम देखिए बात करते हैं, सोरठा के विषय में लिख देते हैं। यहाँ पर किसके विषय में लिखते हैं बेटा? सोरठा के विषय में लिखते हैं। ये भी आपका 1 नंबर की उदाहरण होगा और 1 नंबर की परिभाषा होगी। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे बेटा? सोरठा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहली बात यह है कि ये जो सोरठा होता है बेटा हमारा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। काव्य के जिस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, काव्य के जिस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं बेटा? 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में बेटा 11-11 मात्राएं तथा दूसरे तथा ये तीसरे है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा तीसरे नहीं चौथे हैं। ठीक है, तो पहले प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा अंत में गुरु या लघु होता है। अंत में गुरु लघु होता है और कहीं कहीं पर तुक भी मिलता है।
यह दोहा का जस्ट उल्टा होता है। यह दोहा का क्या होता है बेटा? जस्ट उल्टा होता है। तो याद रखना बेटा, सोरठा क्या है? यह एक अर्थ समात्रिक छंद है जिसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होता है और कहीं कहीं पर तुक भी मिलता है, और ये दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। उदाहरण की बात की जाए बेटा, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकट अपार, नेति नेति नित निगम कहे। ये आपका एक सोरठा का उदाहरण है। अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो इस पद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण में कितने हैं बेटा? 11-11 मात्राएं हैं। और दूसरे और चौथे चरण में इसमें कितनी है बेटा? 13-13 मात्राएं। यह एक सोरठा है। यह एक क्या है बेटा? सोरठा है। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। अब इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा वो ये है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखना है। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा, इसको तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड के लिए कि शिक्षा में अगर ऋण आपको प्राप्त करना है तो बैंक प्रबंधक को आप पत्र किस तरह से लिखेंगे। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र आपको तैयार करना है वो है नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखना है। नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु किसको पत्र लिखना है बेटा? महापौर को पत्र लिखना है। तो ये हो गए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लास्ट में बात करते हैं बेटा निबंध की। किसकी बात करते हैं? निबंध। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। टोटल 9 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5 निबंध है, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। पहला बेटा, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध हैं। इन 5 को अच्छी तरह से तैयार करिए। ये आज का मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन कर दिया, और इस पेपर को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके मिनिमम जो आपका 2025 का पेपर आपको देखने को मिलेगा बेटा, इस पेपर से कम आपका 80 नंबर का बेटा फंसेगा। कम से कम कितने नंबर का फंसेगा? 80 नंबर का फंसेगा। इसलिए इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।